ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के बारे में। जिस तरीके से पाकिस्तान ने बुरहान वानी के मारे जाने के बाद ब्लैक डे मनाया है, उसी को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। पाकिस्तान से नुसरत अमीन है जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, साथ ही साथ मेरे साथ हमारे भी खास मेहमान मौजूद है। विजेंद्र जी, आपको सवाल पूछना चाहते थे। नुसरत ने यहाँ पे जितने भी फंडामेंटलिस्ट हैं उनकी दो डेफिनेशन दी। एक तो लिखते हैं कि बोले हैं इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट मूवमेंट, जो शायद आतंकवादी बोलना चाहते थे ये। दूसरा बोला इन्होंने इस्लामिक नेशनलिस्ट मूवमेंट। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये दोनों जो टर्म्स हैं ये कौन से मदरसे से सीखी हैं इन्होंने, क्योंकि इंटरनेशनल ये टर्म्स कहीं मौजूद नहीं है। ये पाकिस्तानी प्योर पाकिस्तानी टर्मिनोलॉजी है, तो ये कौन से मदरसे से सीख के आए हैं? से भी ये टर्मिनोलॉजी सीखी हैं। मैंने जिस मदरसे से भी ये टेक्नोलॉजी ये टर्मिनोलॉजी सीखी है वो मदरसा उस मदरसे से बेहतर है जिस मदरसे से आपको जर्नलिज्म सिखाया जाता है कि आप न्यूज स्क्रिप्ट में मुंह काला और चेहरा काला का लफ्ज इस्तेमाल करें। देखिए ऐसा है नुसरत अमीन, मुझे लगता है कि आप बहुत पर्सनली ले गए। मैं समझ सकती हूँ कि पाकिस्तानी नागरिक हैं आप और आपको वो बुरा लगा होगा, लेकिन पाकिस्तान की हरकतों से और पाकिस्तान की जितनी भी गतिविधियां रही हैं, वाकई में आपको नहीं लगता? अरे आप पहले अपना मैं समझ गई, वो बात मैं समझ गई। अरे नुसरत जी कम से कम चलिए लैंग्वेज मैं समझ गई। नुसरत अमीन, नुसरत जी आप जिस बात को मैं पूछ रहा हूं उसका सीधा सीधा जवाब दे सकते हैं। नुसरत अमीन, आई गॉट योर पॉइंट। नुसरत अमीन, मैं समझ गई हूँ। नुसरत अमीन, आप खुद समझिए। अच्छा ठीक है नुसरत अमीन, हरकतों का लफ्ज इस्तेमाल कर रही हैं, इसलिए हरकतों का लफ्ज इस्तेमाल कर रही हैं कि राहिल शरीफ शब्दों के इस्तेमाल के बाद तो बड़े से बड़ा न्यूज चैनल बंद हो जाना चाहिए। नुसरत अमीन, आप टीवी चैनल्स को बंद करवाने से पहले पाकिस्तान को भी तो कुछ आईना दिखाइए। आप बंद करवा दीजिएगा, पहले आप ये तो दिखाइए पाकिस्तान को कि राहिल शरीफ के दरबार में जिस तरीके से नवाज शरीफ नजरें गड़ाए हुए खड़े रहते हैं। आपके यहाँ पर हमने बाचा खान यूनिवर्सिटी देखी, आर्मी स्कूल पे हमने हमला देखा। उम्मीद हम ये कर रहे थे कि इसके बाद पाकिस्तान में सुधार आएगा, लेकिन जिस तरीके से बुरहान वानी के लिए रोना रोया जा रहा है, क्या ये सही है? पाकिस्तान में अगर सुधार आया तो वो जाहिर है आपकी मर्जी या आपकी डिक्टेशन से तो आएगा नहीं। कम से कम हमारे लिए फायदा होगा, हमारा पड़ोसी देश है। वो बात आप फिर देखिए, जो मैं आपसे पूछ रहा था आप वो तो टाल गए और इधर उधर की बात करते जा रहे हैं। उसका थोड़ा जवाब तो दे दीजिए, वो मदरसा कौन सा है? नहीं मोहम्मद अली, मैं उसका जवाब दे देता हूँ। वैसे तो आप अपने मदरसे की फिक्र करें जहाँ से आप साफ सीख के आ रहे हैं, जहाँ पर ये खातून हरकतों का लफ्ज सीख के आई है कि आप लाइव शो में हरकतों का लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस स्कूल में आपको ये पढ़ाया गया है, मेरा मदरसा उससे यकीनन बेहतर है। मैंने अभी तक कोई गलत लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया, हालांकि मेरे बारे में और मेरे मुल्क के बारे में सारी बातें की जा रही हैं। और अभी तक ये मेरी एजुकेशन है, ये मेरी तरबियत है और मेरे मुल्क की तरबियत है ये कि मैंने अभी तक कोई गलत शब्द इस्तेमाल नहीं किया। आपकी तरबियत है, शायद तभी हम लाइव पर आपसे बात कर रहे हैं। मैं वही पूछ रही हूँ आपसे कि आपके जैसे तमाम लोगों के होने के बावजूद आप बार बार किस तरीके से क्यों आप पूरी तरह से मामले को फिर से डाइवर्ट कर रहे हैं? आप जवाब देने के बजाय नुसरत अमीन की बात कर रहे हैं। मैंने बोला नुसरत अमीन, आप नुसरत अमीन, आपको न्यूट्रलिटी के बजाय आप एक न्यूट्रलिटी आप कहाँ अपना रहे? नुसरत अमीन, नुसरत अमीन, हमें लग रहा है कि हम बहुत पर्सनल बात कर रहे हैं, बजाय कि आप उस पर जवाब दें। आप उस पर माजरत भी नहीं पूरी तरह भी नहीं हो। अच्छा, हम भी सर, हम भी पूरी तरह से डाइवर्ट कर रहे हैं मुद्दे को। सर मैं कह रहा हूँ, हम भी एक थोड़ी सी बात कहना चाहते हैं। जिस हिंदुस्तानी फौज के खिलाफ आज आप आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने उसको एनकाउंटर में मार दिया, सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये वही हिंदुस्तानी फौज है जिसने आपके 93,000 सिपाहियों को बंदी बनाने के बाद छोड़ दिया था। ये वही हिंदुस्तानी फौज है जिसने कारगिल का युद्ध जीतने के बाद भी आपके लोगों को जाने के लिए एक सेफ कॉरिडोर दे दिया था। और ये वही हिंदुस्तानी फौज है जिसने कश्मीर में जब बाढ़ आई तो जब सब लोगों की मदद की। कहाँ चले गए थे उस टाइम बुरहान वानी, और कहाँ चले गए थे और जो आपके सो कॉल्ड स्टेट नॉन स्टेट एक्टर्स हैं? तो आपका ये कहना कि साहब ये तो आपकी तहजीब है जो आपने एक भी शब्द नहीं कहा। आपने कभी हिंदुस्तानी फौज की तारीफ की जिन्होंने सब कुछ इतना होने के बाद भी छोड़ दिया? मैंने आपके सामने 3 उदाहरण दिए हैं। अभी आपको लग रहा है कि हम लोग इस तरह की रिपोर्ट्स क्यों दिखा रहे हैं? एक सेकंड नुसरत अमीन, मैं आपको एक और बयान सुना देती हूँ हाफिज सईद का,
जो पाकिस्तान में खुलेआम किस किस तरह की बातें कर रहे हैं, और आपकी सरकार, आपका वहां पे मीडिया किस तरीके से उनके खिलाफ दिखाता है या नहीं दिखाता है, आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। क्या कदम उसके खिलाफ उठाए गए ये भी बहुत अच्छे तरीके से आप जानते हैं। जरा सुने कि हाफिज सईद किस तरीके से खुलेआम पाकिस्तान में भारत के बारे में ये तमाम बातें कह रहा है। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुहतरम कश्मीरी, पाकिस्तानी और उम्मत मुस्लिमा के भाइयों और बहनों, इस वक्त कश्मीर में जो आग लगी हुई है, बुरहान वानी और उनके साथियों की शहादत के बाद इंडियन आर्मी ने जारहियत की जो इंतहा की है और जगह जगह गोलाबारी हो रही है और कत्ले आम हो रहे हैं और तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा लोग शहीद हो चुके हैं और सैकड़ों ज़ख्मी हो चुके हैं और पूरे कश्मीर के अवाम इस वक्त सड़कों पर हैं, जबकि इंडिया की हुकूमत इस वक्त तशद्दुद करते हुए अपनी आर्मी की तादाद बढ़ाकर वो ये प्लानिंग कर रहे हैं कि इस तहरीक को किस तरह कुव्वत के साथ कुचल दिया जाए। ये बहुत ही खौफनाक मरहला है। मैं इस मौके पर तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ और इंसाफ पसंद दुनिया से हम ये अपील करते हैं कि वो इस मसले का फौरी नोटिस लें और इंडिया को इस जारहियत से रोका जाए। इंडियन आर्मी को वहाँ जुल्म और सितम से बाज रखा जाए, उसको वहाँ से निकालने की कोशिश की जाए ताकि खित्ते में अमन हो और कश्मीर का मसला कश्मीरियों के यानी ख्वाहिशात के मुताबिक इसको हल किया जाए। पाकिस्तान हुकूमत से हमारी गुजारिश है और तमाम सियासी पार्टियों से कि इस मौके से फ़ायदा उठाकर फौरी तौर पर कश्मीरी हुर्रियत पसंदों के साथ देने का खुला ऐलान किया जाए। अगरचे हुकूमत पाकिस्तान के और वज़ारत ख़ारजा के बयानात अच्छे आए हैं, लेकिन जो जिस सतह पर तहरीक चंद दिन के अंदर अंदर खड़ी हो गई है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को सही मानों में कश्मीरी लोगों के जज्बात का एहसास होना चाहिए, जज्बात की तर्जुमानी करनी चाहिए और एक वकील की हैसियत से पूरी दुनिया में इस मसले को उठाना चाहिए। नुसरत अमीन, पहला रिएक्शन आप ही का लेना चाहूंगे। देखिए, इनकी जो भी ये कह रहे थे, इसका वो एक हिस्से को अगर लिया जाए जी, उसका एक हिस्सा तो पाकिस्तान की उस पॉलिसी के साथ है जिसके तहत पाकिस्तान कश्मीर कॉज की ऑफिशियली हिमायत करता है पॉलिटिकली। ठीक है, जब गिवन द फैक्ट कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट कश्मीर स्ट्रगल को सपोर्ट करती है ऑफिशियली, ये दुनिया को पता है, तो उसमें पाकिस्तानी गवर्नमेंट से इस हवाले से जो भी उन्होंने कुछ कहा वो पाकिस्तान के अंदर विद इन पाकिस्तान कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं बनता। दूसरे के जब तक वो बंदूक उठा के पाकिस्तान के अंदर कोई हरकत नहीं कर देते जी, या कोई स्ट्राइक करने का हुक्म नहीं देते या इंडिया में घुसने को एग्जीक्यूट करके नहीं दिखा देते, उस वक्त तक उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता या हाफिज उनको सईद के मारा नहीं खिलाफ जा जो सकता। भारत ने उनको डॉजियर target नहीं सौंपे किया थे, जो टैप किए हुए, रिकॉर्ड्स किए हुए तमाम डॉजियर सौंपे गए थे, वो सब भी ऐसे ही थे। यानी भारत लगातार जो हाफिज सईद पर पूरी की पूरी जो मुंबई हमला हुआ, उसकी प्लानिंग का, उसकी रेकी का, उसके तमाम चीज़ों को उसका सरगना बताता रहा है, वो तमाम बातें झूठ हैं। देखें, डॉसियर की जो बात कर रही है वो यानी मुंबई अटैक्स के हवाले से जो बात कर रही है ना, जो मुंबई अटैक्स के हवाले से कुछ बातें बिल्कुल ठीक हैं, ये कुछ बातें हैं, कुछ पाकिस्तानियों इन्वेस्टिगेटर्स को भी शिकायतें, लेकिन कुछ पाकिस्तान में भी मैंने देखा है कुछ FIA के एक आध सीनियर कुछ ऑफिशियल्स थे रिटायर्ड, जिनको कुछ रिजर्वेशंस थी कि शायद पाकिस्तान ज़्यादा बेहतर तरीके से उसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकता था, शायद मौका नहीं मिला उनको या क्या हुआ, बट ही इज़ नो मोर इन द ऑफिस, वो रिटायर हो गए। तो कुछ बातें की जा सकती हैं, लेकिन देखिए डॉसियर में फ़र्क है। अगर डॉसियर ये है कि अजमल कसाब ने ये वेपन पाकिस्तान से लेकर वो फला बोट में बम्बई चला गया और वहाँ, वो एक अलग चीज़ है, वो एक ठोस एविडेंस हो सकती है, लेकिन
हाफिज सईद का ये बयान, इसमें ये इशारा मिल रहा है, ये कोई डॉसियर नहीं है। इस डॉसियर का नुसरत देखिए अमीन, प्रैक्टिकली ट्रायल से कोई इस तरह संबंध नहीं कनेक्ट किया जा सकता। नुसरत अमीन, आपने कहा कि पाकिस्तान की हरकतों पे आपको बहुत एतराज़ हुआ क्योंकि आप पाकिस्तानी नागरिक हैं, उस एतराज़ को मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आपने देखा है कि पाकिस्तानी सरकार की वहाँ पर चलती है क्या? पाकिस्तानी सरकार अगर एक कदम आगे बढ़ना चाहती है तो वहां की बाकी की तमाम ताकतें किस तरीके से पीछे खींच लेती हैं। राहिल शरीफ के दरबार में नवाज शरीफ को सिर झुकाकर खड़ा होना होता है, जहां बातचीत की बात चल रही होती है वहां पे पठानकोट फिर से हमला हो जाता है। तमाम डॉसियर्स की मैं बात कर रही हूं, उसको भी अभी आप नहीं मान रहे हैं ठीक से। आप नहीं मानेंगे कि आतंकवादी गतिविधियों को पाकिस्तान सचमुच अपनी सरजमीं देता रहा है, पनाह देता रहा है और लगातार अब भी ये गतिविधियां जारी हैं? क्या ये भी झूठ है कि पिछले 10-12 सालों से हर गांव में एक आलीशान मस्जिद बनवा दी गई? क्या ये भी झूठ है कि वहाँ के लोगों को पत्थर फेंकने के लिए पैसे दिए जाते हैं? क्या ये भी झूठ है कि वहाँ से हवाले के जरिए पैसा हिंदुस्तान में भेजा जाता है? और अगर ये सब काम किए जाते हैं तो क्या इसे कोई इंडिविजुअल कर रहा है? और अगर इसको इंडिविजुअल नहीं कर रहा और देश कर रहा है तो बताइए फिर जो उंगली उठाई जा रही है उसमें कमी कहाँ है? एक सजेशन में दूंगा कि आप अपने प्रोग्राम का नाम चेंज करके लिख दें नुसरत अमीन टारगेट नुसरत अमीन। मैं समझ रही हूँ इस बात को कि तमाम क्वेश्चंस आप ही से पूछे जा रहे हैं क्योंकि आप पाकिस्तान से हैं, उसकी एक वजह है ये। नुसरत, मैं आपको फॉर्मेट भी बता देता हूँ, नुसरत अमीन कोलन टारगेट। हिंदी में बहुत अच्छा लगेगा लिखा हुआ। अच्छा खैर, नुसरत अमीन, इस तरीके से आप फेवर करेंगे तो सवाल किससे पूछेंगे हम? अच्छा सुनिए, देखें अब थोड़ा सा मैं पीछे आता हूँ जी। मेरा एक सहाफ़ी दोस्त वहाँ बैठे हुए हैं आपके पास, वो पूछ रहे थे इस्लामिक नेशनलिज्म क्या होता है और फंडामेंटलिज्म क्या होता है। देखिए फंडामेंटलिज्म तो ये सारा, ये एक्सट्रीमिज्म तो ये सारा फसाद है कि उसको मार दो, वो काफिर है, हिंदुओं को मार दो और ये इसको मार दो और क्रिश्चियन को मार दो, शिया को मार दो, सुन्नी को मार दो। ये तो फंडामेंटलिज्म है सिंपल, जिसमें जहालत, जो सिर्फ जहालत है और कुछ नहीं है, ठीक है। और इस्लामिक नेशनलिज्म कहीं कहीं इट मेक सेंस, जैसे जिन्ना साहब का, उसमें भी हमारी आपकी ज़ाहिर कंट्रोवर्सी है, डिस्प्यूट है। जिन्ना साहब जो थे वो कोई रिलीजियस आदमी नहीं थे जी। जिन्ना साहब जो है वो कोई जिहादी आदमी नहीं थे। जिन्ना साहब को माजरत के साथ हमारे लीडर हैं, शायद उन्होंने पता नहीं कितना मस्जिद में कितनी बार जाते होंगे, मुझे नहीं पता वो, लेकिन इस्लामिक नेशनलिस्ट थे, ठीक है जी। वो ये कहते थे कि यार जहाँ जो करना है करो, जो पहनना है पहनो, जिस वर्शिप प्लेस पे जाना है जाओ, लेकिन भाई मुसलमानों के खिलाफ जुल्म ना करो। ये उनकी थ्योरी थी, ये उनका नज़रिया था, उनका ख्याल था कि इंडिया में मुसलमानों के साथ वो कुछ हो रहा है जो नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो ये नेशनलिज्म है, ये फंडामेंटलिस्ट मूवमेंट नहीं थी, ये नेशनलिस्ट मूवमेंट थी। तो मेरे ख्याल है मेरे दोस्त जो है मेरे मदरसे के बारे में पूछ रहे थे और अपनी एंकर के और अपने कॉपी एडिटर के मदरसे के बारे में नहीं पूछ रहे थे, तो उसका ये एक सीरियस जवाब है, ये उसका एक सीरियस नहीं, हम तो उस पक्ष में कि मदरसों को ही बंद कर दिया जाना चाहिए। हम चाहते भी हैं कि इस तरह के मदरसों का क्या फायदा जहाँ पे आपको बाकी के लोगों को काफिर पढ़ाने की कोशिश की जाए। अमीन साहब, आप वही बात को एक्सेप्ट करके जो पाकिस्तान देखे, हाँ मैं समझ गया, मैं आप सुन लीजिए जवाब। आप उसी बात को एक्सेप्ट करके एक नई टोन में, जो पाकिस्तान हमेशा से करता रहा है कि एक हो गए फंडामेंटलिस्ट, एक हो गए आतंकवादी, एक हो गए, एक तीसरी टर्म भी है इनके यहाँ कि ये हमारे खिलाफ नहीं है, ये हिंदुओं के खिलाफ है, ये क्रिश्चियन, गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म, ठीक है। ये ऐसे ही इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट और इसी तरह गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म की तरह डिस्क्राइब करते हैं। देखिए हाँ हम सुन गए भाई, टर्म तुम्हारी पता है हमें, हमारी तुम्हारी कैसे पता चलेगा? आपकी गुड टर्म सही है ना कि आपने उससे पहले कहा कि जहाँ मुसलमानों पे जुल्म होता है तो दूसरा मुसलमान उसके खिलाफ लड़ेगी, यही हुआ ना, यही हुई ना टर्मिनोलॉजी आपकी। कि अगर पाकिस्तान में, अगर सपोज आपको लग रहा है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान से कुछ गलत कर रहा है तो अमेरिका का मुसलमान भी जिहाद करे, है ना। ब्रदरहुड, मुस्लिम ब्रदरहुड की यही कहानी है ना आप लोगों की। तो इसी तरह ऐसे देखिए, मैं समझ रहा हूँ महाराज, मैं आपसे ज़्यादा आपके पाकिस्तान के जर्नलिस्टों से इंटरेक्ट करता रहा हूँ। आप लोग शब्द बदल के कहानी वही होती है, आपकी कहानी वही होती है जो आपने 2 शब्दों में बता दी। मौके का फायदा आप देखिए, मैं तो मेरे हमको सिर्फ ये जानना है कि पाकिस्तान हमेशा से टेररिज्म को स्टेट पॉलिसी बना के चलता रहा है और 1990 जब जियाउल हक आया तो तब से ये एस्टेब्लिश हो गया। हम तो सिर्फ ये जानना है, 90 में नहीं आया, हाँ चलिए 79 और 90 तक आपकी काफ़ी यहाँ 77 में अफगानिस्तान छोड़ के आप यहाँ आ गए और कोई बात नहीं हुई।
लेकिन बात यह है कि मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ अलीगढ़ कि का अभी अरे भैया अलीगढ़ का पड़ा हुआ है, अफगानिस्तान में लड़ाई छोड़ के यहाँ गए आप लोग। लेकिन बात यह है कि कभी मैं ये सिर्फ जानना चाहता हूँ कि पाकिस्तान ने उस पॉलिसी को अभी आगे परस्यू करना है या छोड़ दी, आपको क्या लगता है? आप मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ हाँ, तभी तो आपको सवाल बुलाया आप ही मैंने। से, आपने कहा ना कि आप ही से सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। नहीं, देखें हाँ, ये बात तो सही है वैसे। देखें, ये मैं इस बात पर बिल्कुल मैं इसको मेंटेन करूंगा कि कश्मीर में एक स्ट्रगल है, वो छोटी है, ये जो भी है, और वो इतनी ज़रूर है, उसका साइज इतना बड़ा ज़रूर है कि इंडियन इस्टेब्लिशमेंट और इंडियन गवर्नमेंट उससे परेशान रहती है। इसका मतलब है कि वहाँ कोई ना कोई अनरेस्ट, रेस्टलेसनेस मौजूद है, नंबर 1। और क्योंकि वहाँ पर मेजॉरिटी मुस्लिम्स की है, या वहाँ पर जो भी क्योंकि जो वहाँ पे हिंदू थे उनको मार के बहुत पहले भगा दिया गया है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, वो भी प्लान्ड वे में भगाया गया है। देखें, हिंदुओं ने कोई हाथों में चूड़ियां नहीं पहनी हुई जो इस तरह भाग जाएंगे मुसलमानों के भगाने से, ऐसा नहीं है। ये तो आप भी जानते हैं कि हालात किस तरीके से पैदा कर दिए जाते हैं, और आप कह रहे हैं कि जहां पर मुस्लिम्स के खिलाफ अत्याचार हो। अब मैं मुझे एक चीज बताइए, भारत में जब बंटवारा हुआ था भारत और पाकिस्तान का, पाकिस्तान में कितने % हिंदू थे और अभी कितने बचे हैं? गोल हो गया ना जो आपने मुझसे पूछा। ठीक है, आप जवाब दे दें पहले। देखिए, क्योंकि वहाँ एक स्ट्रगल, वहाँ एक मूवमेंट मौजूद है, तभी ये 30, 32, 35 आदमी मारे जाते हैं, चाहे वो पाकिस्तान से मुतासिर हों, चाहे वो अफगानिस्तान से मुतासिर हों, चाहे वो अमेरिका, रूस, सोवियत यूनियन, फॉर्मर या सऊदी अरब से मुतासिर हों, कहीं की भी कोई फिलॉसफी आई हो, कहीं से भी कनेक्टेड हो। ठीक है, देखिए ना, मैं भी तो 1000 लोगों से कनेक्टेड हूँ, मैं व्हाट्सएप पे कनेक्टेड हूँ, बहुत सारे इंडियंस के अपने रिश्तेदारों से कनेक्टेड हूँ, मैं बॉलीवुड के लोगों से कनेक्टेड हूँ, मैं वहाँ महेश भट्ट जी से कनेक्टेड हूँ, मैं धर्मेंद्र जी से कनेक्टेड। मैं तो यहाँ पर कोई बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान की स्ट्रगल पे ही बात कर लें। देखिए, के बारे में बात कर लें। गड़बड़ उधर है, क्योंकि यहाँ पर इस तरह की कोई गड़बड़ नहीं है, इसलिए मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करता किसी के कहने पर, और ना कोई मुझसे ऐसी बात करता है। लेकिन वहां पर गड़बड़ मौजूद है, इसलिए उसको, अगर आप समझते हैं कि यहाँ से कोई कनेक्शन है या किसी दूसरे मुल्क से, हाँ। तो वो जो कुछ भी है भाई, वो आपके मुल्क में हो रहा है ना। आप उस कश्मीर को अगर आप अपना अटूट अंग समझते हैं, हाँ। तो फिर ये मान लीजिए कि आपके अटूट अंग में रेस्टलेसनेस मौजूद है। नहीं समझते नहीं, हम मानते हैं कि वो है हमारा तो एक्विजिशन आप नहीं समझ रहे। नुसरत अमीन, लेकिन वही सिंध और वही बलूचिस्तान ह्यूमन राइट्स की बात वहां पे नजर नहीं आती। हाफिज सईद को क्या तेजेंद्र पाल जी, हाफिज सईद वहां पे कह रहा है कि स्थिति का फायदा उठाइए, यानी हिंसा और वहां पर भड़काई जाए, क्योंकि उसके खिलाफ कोई सख्त सबूत नहीं है। नुसरत अमीन जी, बाकी के मेहमानों से भी मैं पूछ लेती हूँ। अगर बलूचिस्तान में और सिंध में आपने कभी कोई ऐसी खबर सुनी हो कि वहां पर 100 लोग भी निकले हों एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, तो आप मुझसे शेयर करें, मुझे नुसरत उसके अमीन जी, visuals मैं दें। ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ, अभी आप मुझे पाठ पढ़ा रहे थे, अब जरा ईमानदारी से बता दें कि वहाँ पे हालात क्या हैं। आपकी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है हजारों लोग। अब ये बात आपकी सुप्रीम कोर्ट भी गलती कह रही है, इसका मतलब मैं सवाल लूंगी आपसे। उससे पहले तेजेंद्र पाल जी, ये क्या सिंध और बलूचिस्तान में, और अभी इन्होंने जो कहा कि मुस्लिम्स पर अगर कोई अत्याचार हो, अगर भारत में मुस्लिम्स पर कोई अत्याचार हो रहा है तो कोर्ट पे हमें भरोसा नहीं है क्या? कोर्ट नहीं है क्या हमारे पास? दूसरी बात, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो कितने % हिंदू थे पाकिस्तान में, वहां कितने रह गए हैं, और यहाँ हिंदुस्तान में कितने % मुस्लिम्स थे और कितने बढ़ गए हैं? ये रिजल्ट अपने आप दिखा देता है कि अत्याचार कहाँ ज्यादा है। आज पूछ के देख लीजिए, हिंदुस्तान का मुसलमान ये कहेगा कि मैं इस देश में ज्यादा खुश हूँ बजाय पाकिस्तान के मुसलमान के। ये आप पूछ के देख लीजिए, यहाँ पे मुसलमानों की संख्या आपके देश के मुसलमानों की संख्या से ज्यादा है। किसका करा दो? मेरी बात सुनो, प्लेबिसिट वगैरह ये कहाँ पुरानी इरेलीवेंट बात आप लेके बैठ गए हैं, कब की बातें आप छोड़ दीजिए। पीओके को आप बता दीजिए, फौज को पीओके से आपने पढ़ा है कि रेजोल्यूशन, यूएन रेजोल्यूशन पढ़ा है आप लोगों ने? आप पीओके से फौज को हटा दीजिए, प्लेबिसिट की बात तो तब देखेंगे। पहले कहने का मतलब, मैंने जिस मदरसे से पढ़ा है उससे तो आप नाराज हो, तो अब मैं अपनी उसके आला मटार की क्या बात नहीं, तो फिर यूएन की बात मत करिए ना, या तो वो पढ़ लिया करिए, थोड़ा पढ़ के आया करिए। हम प्लेबिसाइट कब किन कंडीशंस में होगा? भाई मैं तो नहीं पढ़ूंगा, आप लोगों से गुफ्तगू करने के लिए मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। नहीं, हमको दोबारा मदरसे में गुफ्तगू करने के लिए फिर से पर्सनल नहीं होते, जवाब ले लेते हैं। हमको मदरसे में मुझे जाने, थोड़ा सा बदतमीज होना है, और अगर आपने ये रवैया जारी रखा तो मैं आपको बदतमीज बन के भी दिखा दूंगा। अरे आप कुछ भी करके दिखाइए, पहले जो बात है वो तो मुद्दे को डाइवर्ट ना करें ना कम से कम। कहाँ से पढ़े लिख के आए हो यार तुम लोग?
नुसरत अमीन कहाँ डाइवर्ट बात- नहीं करते मुद्दे को। तेजेंद्र पाल जी कुछ कह रहे हैं, पूछ रहे मैं हैं। ये कह रहा हूँ कि बदतमीजी नहीं है साहब, बदतमीजी की बात नहीं है ना, हम कोई बदतमीजी कर रहे हैं। हमने जो भी आपको सवाल पूछे हैं तर्क से पूछे हैं, हमको मदरसे में दोबारा पढ़ने जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा। हमारा तो कहना ये है कि भाई हम तर्क से बात करें, कोई बात समझ में आए, गले के नीचे उतरे, लॉजिकल हो, रीजनेबल हो, तब तो उसे मानना चाहिए। बिल्कुल। और हमने जितने भी आपको दिए सब तर्क दिए हैं कि आप ये बताइए कि इसमें कहाँ गलती है। हमने आपको बताया कि जैसे आपने इंडियन आर्मी के ऊपर आरोप लगाए, वो इंडियन आर्मी वही तो इंडियन आर्मी है जितने 93,000 सिपाहियों को, जो दुनिया में आज तक एक भी एग्जाम्पल नहीं है, बंदी बनाने के बाद छोड़ दिया था। वही तो इंडियन आर्मी है जिसने कारगिल में युद्ध जीतने के बाद भी और धोखे से कारगिल में आप लोगों के आने के बाद भी उनको एक सेफ कॉरिडोर दिया था। ये वही तो इंडियन आर्मी है। कश्मीर जिनके खिलाफ यार देखें, बात सुने मेरे भाई, पत्थर आप मारते कहाँ हैं। पता नहीं कौन सा लफ्ज लेके बैठ गए। इंडियन आर्मी को टारगेट करना, भाई मुझे क्या पता किसने मारा है उसको, बुरहान को। तो आपको और ये मुझे कैसे क्या पता चला कि बुरहान सिक्योरिटी फोर्स हो सकती है, पुलिस हो सकती है, नुसरत इंडियन अमीन, सेना फिर हो आपको सकती ये है, कैसे कोई भी हो पता सकती चला है। कि बुरहान आतंकी नहीं मेरा था? ये मौजूद ही नहीं है। देखें, और इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के 93,000 फौजियों को जाने दिया और कारगिल में जाने दिया। अरे भाई वो स्ट्रेटेजी भी हो सकती है आपकी। देखें भाई, बात यह है कि मेरा मसला या मेरा मुद्दा या इस गुफ्तगू का जो कोर इशू है वो इंडियन आर्मी को टारगेट करना या उसको किस आदमी ने मारा था, कांस्टेबल ने या हवलदार ने, ये मेरा इशू नहीं है भाई। आपने एक सवाल पूछा, मुझे उसका जवाब देने दें कि आइंदा क्या होगा, यही पूछ रहे हैं ना आप। देखें, ज़ाती तौर पे मैं ये समझता हूँ कि जो कश्मीर का स्ट्रगल है उसमें पाकिस्तान जो पॉलिटिकली सपोर्ट करता है जी, उस पॉलिटिकल सपोर्ट को मैं समझता हूं कि जारी रहना चाहिए, अनलेस के दोनों मुल्क पाकिस्तान की मर्जी से नहीं, हिंदुस्तान नहीं तो पॉलिटिकली सपोर्ट करने के बाद जब बाढ़ आती है तब भी तो आया करें ना मदद के लिए। बलूचिस्तान और सिंध में भी तो आप ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, कितनी बार आप जाकर वहां से रिपोर्टिंग कर चुके हैं। आपका सुप्रीम कोर्ट कहता है वो भी उसके बारे में गलत कहता है, कितनी खबरें वहां से निकल कर बाहर आती हैं। आप कश्मीर के बारे में जितना ह्यूमन क्राइम मचाए हुए हैं कि भाई वहां मानवाधिकारों का, भारत ने तो कभी बलूचिस्तान के बारे में उस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे बात को ले जाने की कोशिश नहीं की। यानी हंगामा तो फिर उन बातों को लेके भी हो सकता है। नहीं, वो स्ट्रेटेजी आपकी है, उस स्ट्रेटेजी में आपको बहुत ज्यादा फायदा नहीं है, तो वो पाकिस्तान अपनी स्ट्रेटेजी अपनाए, वो ज्यादा बढ़िया है। एंटी एस्टेब्लिशमेंट एंटी गवर्नमेंट जो स्ट्रगल होती है उसकी सबसे बड़ी जो निशानी होती है वो राइट्स होते हैं। राइट्स, दहशतगर्दी उसकी निशानी नहीं है, राइट्स होते। कश्मीर में राइट्स हो रहे हैं, बलूचिस्तान में पिछले 10 साल में, पिछले 12 साल में, पिछले 18 साल में कोई मैस स्ट्रगल या पब्लिक पे फायरिंग का कोई नुसरत अमीन, बहुत ईमानदारी से बताइए, आपने लास्ट रिपोर्टिंग कब की थी सिंध में या बलूचिस्तान में, पहले बता दें मुझे। एक तरफ आप कह रहे अरे हैं कि भाई मैं ईमानदारी से बात बोल करने रहे की हैं। कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप बीच में बोल देते हैं। आप गलत बोल रहे हैं। नहीं, इसलिए मेरे मैं पास समय बोल की रहा हूं। कमी है, आप माफ करें अगर आप मुझे छोटा सा जवाब दे पाए। आपने लास्ट रिपोर्टिंग कब की थी वहां पर, मीडिया कब गई थी? हाँ, आप ये कहने वाले कौन होते हैं कि मैं गलत बोल रहा हूँ इसलिए आप इंटरफेयर करते आप इस हैं? बीच तो से फिर तो पूछ आपको लीजिएगा। बोलना ही नहीं आप- चाहिए। वो भी मेरे साथ मेहमान है। एक सेकंड नुसरत अमीन, वो भी मेरे मेहमान हैं, आप इसलिए गलत बोल पैनलिस्ट रहे हैं हैं। वो भी। नुसरत अमीन, अगर आप जियो न्यूज में हैं तो हामिद मीर की रिपोर्ट देख लीजिए। आप ये कहते हैं कि जब मैं गलत बोलना शुरू करता हूं तो आप रोकते हैं, इस हिसाब से तो आपको बोलना ही नहीं चाहिए। आपके मुंह में नुसरत लड्डू अमीन, ठूस के- नुसरत अमीन वो भी पैनलिस्ट हैं। हम फिर से गलत दिशा में जा रहे हैं, मेरे पास समय की कमी है, शो को मुझे रैप अप करना है। मैं आपका आखिरी जवाब लेना चाहती हूँ कि आपने बलूचिस्तान में रिपोर्टिंग कब की थी, लास्ट मीडिया कब गया था वहां पर, वहां के लोगों का हालचाल जानने के लिए? वहां पर मीडिया रूटीन रिपोर्टिंग करता है, वहां कोई जुलूस की शक्ल में मीडिया नहीं जाता है। बहुत कि बहुत जब कुछ शुक्रिया होगा आपका, तभी बहुत जाएगा। बहुत शुक्रिया, जवाब मिल गया मुझे वहाँ- मेरा। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस शो में शामिल होने के लिए। जय हिंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं शशि तुषार शर्मा। आज हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान बार बार कितना भी कहे कि वो आतंकवाद के खिलाफ है, लेकिन खुद ही वो साबित कर देता है कि वो आतंकवाद से कितना लड़ रहा है और उसके कितने खिलाफ है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि बुरहान वानी के मारे जाने के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान ने काला दिवस यानी ब्लैक डे मनाया है, और इतना ही नहीं, हाफिज सईद का कहना है कि बुरहान वानी ने मरने से ठीक पहले हाफिज सईद को फोन करके कहा था कि वो उनको बहुत चाहता है, बहुत मानता है। इससे ये बात साबित हो जाती है कि बुरहान वानी के पाकिस्तान से सीधे सीधे संबंध थे।
साथ ही आपको ये भी बता दें कि बुरहान वानी हिजबुल का कमांडर था, बावजूद इसके पाकिस्तान उसके लिए क्यों इतना रोना रो रहा है, इसी पर आज हम चर्चा करने करेंगे। साथ ही साथ हमारे कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट आप देखें। कई रोज से पाकिस्तान एक नौटंकी कर रहा है। नौटंकी के तहत प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से लेकर पाकिस्तानी फिल्मी जगत के लोग तक मातम मना रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि कश्मीर में मानव अधिकारों का उल्लंघन कर इनके प्रिय बुरहान वानी को सेना ने मौत के घाट उतार दिया। विरोध में पाकिस्तान अपना मुंह काला कर ब्लैक डे भी मना रहा है, लेकिन दूसरे आतंकी संगठन जमात उद दावा के मुखिया हाफिज सईद के बड़बोलेपन ने पाकिस्तान का भेद उजागर कर दिया। हाफिज ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान को कश्मीर के हालात का पूरा फायदा उठाना चाहिए। हाफिज ने भरी सभा में ऐलान किया कि मरने से पहले उसके पास बुरहान वानी का फोन आया था, जिसमें उसने भारतीय सेना पर हमलों को लेकर अपने प्लान का जिक्र किया था। बुरहान हाफिज सईद का फैन भी था। वानी की चाहत थी कि बस किसी तरह एक बार हाफिज सईद से उसकी बात हो जाए। अब वो शहीद होने के लिए भी तैयार है। फोन की डिटेल खंगालने पर भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को पता चला कि बुरहान वानी ने कई बार पाकिस्तान फोन किए थे, जो उसके और हाफिज सईद के संबंधों की पुष्टि करते हैं। तो हाफिज सईद मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड है। अंतर्राष्ट्रीय जगत ने उसे और उसके संगठन को आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। उसे जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर करोड़ों रुपए का इनाम घोषित है, लेकिन वो पाकिस्तान में धार्मिक गुरु बनकर खुलेआम घूमता है। ऐसा आदमी जो दुनिया में आतंक फैलाता है, उसे बुरहान वानी अपना आदर्श मानता था। उसके साथ प्लान तैयार कर भारतीय सेना पर हमला करने की कोशिश करता था, फिदायीन हमले के लिए तैयार था। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि सेना को उस पर गोली नहीं चलानी चाहिए थी, तो क्या हाथों में हथियार थामे बुरहान वानी के पास सेना गुलाब का फूल लेकर जाती? और जब वो 5-7 सैनिकों को मौत के घाट उतार चुका होता, तब उसे काबू में करने की कोशिश करती। वानी के खात्मे के बाद पाकिस्तान सैकड़ों रुपए हवाला के जरिए कश्मीर भेज चुका है। इस पैसे का इस्तेमाल उन लोगों को देने के लिए होता है जो सेना पर पत्थर फेंकते हैं, अकेले सैनिक को देखकर उसका कत्ल कर देते हैं, सैन्य चौकियों को आग लगा देते हैं। जवाबी कार्रवाई में सेना को भी सख्त कदम उठाने पड़ते हैं, लेकिन आतंक के पूरे खेल में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद को बस भारतीय सेना ही खलनायक नजर आती है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भी अपना मुंह काला कर आज मातम मना रहे हैं और दुनिया से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो भारत की करतूत देखे कि किस तरह कश्मीर में मानव अधिकारों का हनन हो रहा है। पूरा घटनाक्रम ये साबित करता है कि पाकिस्तान और पाकिस्तानियों से बड़े दोगले ना तो अतीत में कभी हुए हैं और ना ही भविष्य में कभी होंगे, और ना ही इन्हें कभी कोई दोगलेपन में टक्कर दे पाएगा। सुदर्शन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ सुनील धनखड़। तो आज इसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे तमाम खास मेहमान जुड़ गए हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखा दें कि किस तरीके से हाफिज सईद ने कहा है कि बुरहान वानी का उसके पास फोन आया था। क्या कहा है उसने, जरा सुने आप भी। बुरहान मुजफ्फर वानी शहीद होने से चंद दिन पहले इस नौजवान ने मुझसे फोन पर बात की। इसने मुझसे बात की और मुझे कहता है कि मैं शहीद होने से पहले ये आरजू रखता था कि आपसे मेरी मुलाकात हो जाए, गुफ्तगू हो जाए। अल्लाह ने मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दी। अब मैं सिर्फ शहादत का मुंतजिर हूं। और चंद दिन के बाद अल्लाह ताला ने उसको शहादत की मौत दे दी। इसी पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं और आपको बता दें कि पाकिस्तान के गुजरावाला में ये तमाम बातें हाफिज सईद ने कही हैं। हाफिज सईद के ऊपर क्या क्या आरोप हैं, किस तरीके से 26/11 में उसने मदद की, पूरा का पूरा
प्लान वहां से तैयार किया, ये हम सब जानते हैं, लेकिन पाकिस्तान में खुलेआम हाफिज सईद घूम रहा है, उस पर हाथ रखने वाला भी कोई नहीं है। चर्चा करेंगे, हमारे साथ हमारे तमाम खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ तेजेंद्र पाल त्यागी हैं जो कि वीर चक्र विजेता हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे। वीरेंद्र मुदगल हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। इसी के साथ हमारे साथ नुसरत अमीन जो कि पाकिस्तान के पत्रकार हैं। आप तीनों का ही बहुत स्वागत है। शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी टीपीएस त्यागी जी, ये बहुत अजीब सी बात नहीं है कि हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर, उसे आप शहीद बता रहे हैं, और वही पड़ोसी देश जो लगातार ये दावे करता रहता है, बातें करता रहता है कि वो पाकिस्तान में रहते हुए किसी भी तरीके से सरजमी पर अपनी आतंकवादियों का खात्मा करने के लिए वचनबद्ध है, उन्हें पनाह नहीं दे रहा। जनाब नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि बुरहान वानी शहीद है, और मुझे उसे शहीद इसलिए कहना पड़ा कि लाइन ऑफ कंट्रोल की इस तरफ के सभी लोग उसे शहीद मानते हैं जी। अगर ऐसा है तो वो लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ क्या कर रहा था? उसे क्या आवश्यकता थी? अगर लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ के लोग उसे शहीद मानते हैं तो वो वहाँ शहीद होता तो मान लेते। वो दूसरी तरफ क्या कर रहा था इंडिया के अंदर? एक दूसरी बात, नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि आई एम ऑब्लाइज टू ब्रिंग इट टू द नोटिस ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी व्हाट हैज हैपेंड इन कश्मीर। ये कौन सा ऑब्लिगेशन है? कौन से यूएनओ के चार्टर में लिखा हुआ है कि साहब आपको ये बात इंटरनेशनल कम्युनिटी के बारे में लाके बतानी है? ऊपर से फिर बोलते हैं कि साहब मेरे ऊपर पब्लिक का प्रेशर है, और चूंकि पब्लिक का प्रेशर है इसलिए मैंने 19 जुलाई को ब्लैक डे मनाने का निर्णय लिया। उन्होंने ब्लैक डे तब क्यों नहीं मनाया जब एक मॉडल का ऑनर किलिंग में ऑनर किल कर दिया गया, उसको मार दिया गया उसके भाई ने। उन्हें अगर ब्लैक डे मनाने का बहुत शौक है तो हम बड़े खुश हैं, वो रोज मनाए ब्लैक डे, और अल्लाह करे कि आज के बाद में उनका हर दिन ब्लैक डे ही हो। लेकिन ब्लैक डे मनाने के पहले जो कुछ उन्होंने किया, ये उनके दोगुलेपन का मैं तो समझता हूं कि अम्पटीन नंबर ऑफ टाइम एक रेपिटेशन है, और हमें इस रेपिटेशन को अब इसके बाद किसी भी कीमत के ऊपर स्वीकार नहीं करना चाहिए। मेरा सवाल यह है नुसरत अमीन आपसे, आपने पिछली बार कहा था कि हाँ मानवाधिकार का उल्लंघन है, लेकिन जिस तरीके से हाफिज सईद ने बहुत खुल्लम खुल्ला उसके बारे में कहा है कि मुझे फोन आया था, उसकी ख्वाहिश थी कि वो मुझे फोन करे और उसकी वो ख्वाहिश पूरी हुई, क्या इसके बाद भी आप कहेंगे कि वो शहीद हुआ है? देखें, कौन शहीद है कौन शहीद नहीं है इसका फैसला करने वाला मैं तो कोई नहीं होता, और इसका फैसला करने वाला हाफिज सईद भी नहीं होते, आप भी नहीं है इसका फैसला करने वाले। एज अ जर्नलिस्ट तो आप कुछ व्यू रखते होंगे। जी, जर्नलिस्टिक व्यू यही है कि जो है वो आप सुनना नहीं चाहती। नहीं, मैं सुनना चाहती हूँ, सुनाएं आप। जी, एज अ जर्नलिस्ट मेरा व्यू यही है, मैं रिपीट कर देता हूँ, पिछले प्रोग्राम में भी मैंने कहा था कि बहुत बड़ा मुजरिम होगा ये जो वानी नाम का नौजवान है, बुरहान वानी। हो सकता है इसने बहुत सारे हिंदुस्तानियों को मारा हो, बहुत सारे सेना के लोगों को मारा हो, लेकिन एक्स्ट्रा जुडिशली उसको ख़त्म करना जो है वो उससे इंटेंशन जाहिर होती है भारतीय एस्टेब्लिशमेंट की, और नालायकी जाहिर होती है। नुसरत अमीन, इंतजार करती सेना, हथियार उसके पास थे, क्या सेना इंतजार करती कि वो पहले से वहां से फायरिंग शुरू करे, फिर से हमारे जवानों की जान ले ले, उसके बाद कोई उसके ऊपर कार्रवाई की जाए? ये उम्मीद कर रहे थे आप? उन सर्कमस्टांसेस के बारे में ना मैं यकीनी तौर पे कुछ कह सकता हूँ, ना आप, कि वो किन हालात में कह सकती हूँ कि जो मेरी सेना कह रही है मुझे वो मानना पड़ेगा। हर फोटो में वो फोटो के साथ नजर आ रहा है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आप नहीं कह सकते उसे यकीनी तौर पर। नहीं, मुझे हैरत ये है कि आप पाकिस्तान पे इल्जाम लगाते हैं कि हर बात आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस की मानी जाती है, लेकिन भारत में मैंने ये देखा है कि जो सिक्योरिटी फोर्स कहते हैं वो मीडिया जूं का तू मान लेता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। अल्लाह मैं कहता हूँ सर, व्हाट्सएप के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर, फिर हाँ मैं ही बोल रहा हूँ सर, एक ही आदमी बोल रहा है, एक ही आदमी बोल रहा है, दूसरा तो नहीं बोल रहा। अब आप सुनिए ना सर, व्हाट्सएप के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर, फेसबुक के ऊपर वो लोगों को और यंग लोगों को और पढ़े लिखे लोगों को इंसाइट कर रहा है। किस लिए? वेज वार अगेंस्ट इंडिया। ऐसे आदमी को आप कहते हैं कि ये कश्मीर का पोस्टर बॉय, क्या उसके अचीवमेंट थे पोस्टर बॉय के? ऐसा आदमी जो अपनी आखिरी और अंतिम ख्वाहिश रखे कि मैं हाफिज सईद से जो एक प्रोक्लेम्ड टेररिस्ट है उससे मिलना चाहता हूँ। सर मेरी एक सेकंड, अगर अरे साहब अगर कोबरा सामने हो तो क्या मैं इंतजार करूं कि वो काटेगा तब मैं उसको मारूंगा?
अरे अब भाई मेरी एक बात सुनिए, हाँ, आप सुनाएं, जिंदा भी सुनाएं। तो गिरफ्तार कर सकते थे उसे। ये आपको मेरी कैसे बात पता? सुनिए। ये आपको कैसे उसके पता? भाई को भी मार रहे हो, उसको भी मार रहे हो, इसका देखिए, मतलब है कि मतलब या तो आपके आप पास जो नालायक हो, आतंकवादियों ने या इन्फॉर्मेशन तो दी है वो आप तमाम नालायक हो, या आपकी नीयत ठीक नहीं है। आप कह रहे हैं कि हम सेना की बात न माने और जो आप तमाम जो आतंकवादियों के व्यूज हैं उन तमाम बातों को आप मानेंगे कि उसके भाई को मारा सेना ने, उसके बाद हम उसको भी मारने की तैयारी कर रहे थे। मैं ये कह रहा हूं कि आप न्यूट्रल होकर इन्वेस्टिगेट करें। इस हम तरह वही तो शोर ना चाहते हैं कि आप भी तो मचाएं न्यूट्रल हो थोड़ा सा, नुसरत अमीन। अच्छा, एक सवाल मेरा भी है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा आपके अपने टेलीविजन के हवाले से, जी कि आपके यहाँ जो अभी मैंने एक रिपोर्ट सुनी, बिल्कुल। उस रिपोर्ट में हो सकता है सच्ची बातें की हो सकता है कोई कुछ ऐसी भी हो जिनको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, जी लेकिन मैं उसके स्क्रिप्ट पे गौर कर रहा था। बिल्कुल। देखें, हर न्यूज़ चैनल में और हर न्यूज़पेपर में जब न्यूज़ स्क्रिप्ट लिखा जाता है या किसी रिपोर्ट के लिए या किसी फीचर रिपोर्ट के लिए, हो सकता है मेरी बात आपको अच्छी ना लगे और नहीं आपका लगेगी। टाइम ज़ाया हो रहा हो, लेकिन मैं उस स्क्रिप्ट पे एक प्रोफेशनल स्क्रिप्ट राइटिंग होती है जी और एक प्रोफेशनल कॉपी एडिटिंग होती है। आप क्या कोई ऐसा सिस्टम नहीं है? आप ब्लैक डे मनाने को कंडेम करें वो तो ठीक है, लेकिन स्क्रिप्ट के अंदर ऐसे शब्द के नवाज शरीफ मुंह काला कर रहे हैं, पाकिस्तान मुंह काला कर रहा है, ये कौन है आपके यहाँ जो एडिटिंग क्लियर करता है, ऐसे स्क्रिप्ट क्लियर कर देता है, बोलता है ठीक है जाने दो। नुसरत अमीन, एक मिनट, आप मुझे बताएं, जिस तरीके से ये तमाम चीजें हम देख रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, आपको स्क्रिप्टिंग पर एतराज हो रहा है, जो भारत झेल रहा है उसके बारे में आपको कोई अंदाजा नहीं है, आप उम्मीद ये कर रहे हैं। नहीं, आप मुझे बताएं, पंपोर में जिस तरीके से हमारे सैनिक मारे गए, आप उस तरह के लोगों को हो सकता है कि किस तरीके से उनको फेवर कर लेते हैं, हमें समझ में बिल्कुल नहीं आता। आप बात स्क्रिप्टिंग की कर रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि जिस तरीके से तमाम चीजें लगातार घट रही हैं, आप उसके बारे में जवाब क्यों नहीं देते? मुझे ब्लैक डे सेमिनार, जी बताएं। मुझे एक बार कुछ जापानियों ने एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया था हिरोशिमा और नागासाकी के इंसिडेंट्स के ऊपर। जी तो मुझे कुछ 2 दिन दिए गए तैयारी करने के लिए, मुझे लिटरेचर भी दिया गया, मैंने पढ़ा। तो हिरोशिमा पे 40,000 लोग, नागासाकी में 40-45,000 लोग मारे गए थे, जी लगभग 1 लाख लोग मार दिए थे, लेकिन कहीं पर किसी जापानी मीडिया ने अमेरिका का मुंह काला और अमेरिका हरामजादा ये सब मतलब नहीं आप ये कहा। मान रहे हैं कि पाकिस्तान वही खेल रहा है जो हिरोशिमा और नागासाकी में अमेरिका ने खेला था, बस हम गलत ना बोले, बस इतना ही अंतर है ना। अब आप लेफ्ट आउट पे जाके ना खेलें, आप राइट इन रहें, राइट इन पे खेलें, लेफ्ट आउट पे जाके ना खेलें। अभी मैं आपसे मुदगल कुछ कह रहे हैं, विजेंद्र मुदगल कुछ कह रहे हैं। नहीं, आप क्या प्रोफेशनल जर्नलिज्म क्यों नहीं हो रहा, मुझे ये बताएं। नहीं, प्रोफेशनल जर्नलिज्म तो हम आपकी तरफ से भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना, वो भी हमें नहीं, कहाँ नजर आ आप रहा है? काला का लफ्ज कैसे इस्तेमाल कर सकती हैं किसी स्क्रिप्ट के अंदर? किसी भी आतंकवादी का पक्ष लेने को आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, कोई आपका पॉलिटिशियन, आपके प्रधानमंत्री, जी आपका कोई मीडिया का आदमी किसी फ्री पब्लिक ओपन सेशन में जज्बात में ये सब कह सकता है, लेकिन एक स्क्रिप्ट लिखने का एक पूरा प्रोसेस है। एक आदमी उसको लिखता है, फिर गेट नुसरत अमीन, अभी आप पूरी तरह से डाइवर्ट कर रहे हैं इस टॉपिक को। नुसरत अमीन, आपकी बात मुझे समझ में आ गई, लेकिन आप डाइवर्ट कर रहे हैं बजाय कि जवाब देने के कि आतंकवादियों को फेवर कैसे आप लोग कर पाते हैं, आप कह रहे हैं कि स्क्रिप्ट आप कैसे लिख पाते हैं। मेरे यहाँ जियो टीवी पर अगर कोई ऐसा स्क्रिप्ट क्लियर करेगा इंडिया के खिलाफ, यकीन करें वो फायर हो जाएगा। ठीक है, एक सेकंड, विजेंद्र मुदगल कुछ कहना चाह रहे हैं जी। नहीं, मेरे तो कुछ चंद सवाल हैं कि जितने आतंकवादी हैं दुनिया में, वो जब मरते हैं तो काला दिवस पाकिस्तान में क्यों मनाया जाता है? जरा इनसे पूछिए। कोई भी आतंकवादी, हिजबुल मुजाहिदीन का ये जो आतंकवादी था, हर एक चीज़ पे ये शक क्यों करते हैं कि वो आतंकवादी नहीं, वो भगोड़ा था? भाई, ही वॉज वेल इक्विप्ड, वो कई दिनों से ये सारे काम कर रहा था, कम से कम 15 हत्याओं का उसके ऊपर केस था। ही वॉज एब्सकॉन्डर, वो मर गया। तो इसमें पाकिस्तान एक कंट्री होते हुए, कोई एक आध हाफिज सईद अगर इसका बुरा माने तो अलग बात है, लेकिन पाकिस्तान एज ए कंट्री जब उसको ब्लैक डे घोषित करता है तो मुंह काला करना नाक कहा जाए तो और क्या कहा जाए? इज इट आप सुनिए, इज इट करेक्टर ऑफ ए नेशन? आप मुझसे इसको उसका जरा जवाब बताइए मांग तो रहे सही, हैं। आप किस देश है तो है क्या? अगर आप पाकिस्तान को कोई देश मानते हैं, वैसे तो वो देश रहा नहीं था, वो तो बांग्लादेश के बाद ही खत्म हो गया था, लेकिन अगर आप इसको फिर भी देश मानते हैं तो ये देश है क्या, उसको डिफाइन तो करें। इट्स ए बैड आइडिया। अगर पाकिस्तान कोई देश नहीं है तो भाई झगड़ा किस बात का? पाकिस्तान इज ए बैड आइडिया, दिस इज ऑल, क्योंकि ये बना ही दो, आप तो ये
आप तो खाली धार्मिक परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं ना पाकिस्तान को, और तो कुछ बात है ही नहीं इसमें। देश नाम की क्या चीज रह गई, बताइए आप मुझे, क्या है इस देश का कैरेक्टर, क्या कंट्रीब्यूशन है इंटरनेशनल कम्युनिटी में, क्या कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान का, बताइए मेरे को। जी, पहली बात तो ये है कि आवाज कुछ डिस्टॉर्ट हो रही है, रुक रुक के मेरे पास आ रही है शुरू से। अभी जब आप बोल रहे हैं मुझे कॉन्टेक्स्ट समझ में आ रहा है आप क्या बोल रहे हैं, लेकिन मुझे एग्जैक्टली ये नहीं पता, स्पेसिफिकली नहीं पता। इसके लिए हम दोबारा आपको कॉल करेंगे, लेकिन ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ। मेरे को ये बताइए कि सिर्फ आतंकवाद को बढ़ावा देने के अलावा पाकिस्तान का कम्युनिटी ऑफ नेशन में क्या कंट्रीब्यूशन है, मुझे वो गिना दीजिए। मैं एक तो ये कि जो ब्लैक डे मनाया गया, तो हो सकता है आपको ये ओवर रिएक्ट करने का एक अमल लग रहा हो। नहीं, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। आप सारे दिन यार बोलने तो दो ना यार, मैं आपके इश्यूज की बता रहा हूँ। सवाल कर रहे हो तो सुन तो लो मेरी बात। ठीक है, नुसरत अमीन, आतंकवाद को बढ़ावा देने के सिवा इस कंट्री का पूरी कम्युनिटी ऑफ नेशन में क्या कंट्रीब्यूशन है, ये बताइए। जवाब ले लेते हैं नुसरत जी। मुझे आवाज नहीं आ रही। अभी आपको आवाज आ रही है? नहीं जी, मुझे आवाज नहीं आ रही। आप आपस में बात करें। हम आपसे फिर से संपर्क साधने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सवाल कुछ कठिन है तो शायद आवाज़ आप तक ना पहुंच पा रही हो। लेकिन सवाल ये भी है तेजेंद्र पाल जी, जिस तरीके से तमाम चीज़ें अभी हम पाकिस्तान की तरफ से देख रहे हैं, तो जो आपने कहा वही उम्मीद कर रहे हैं कि हर रोज़ आप ब्लैक डे मनाइए ना, हमें मौका मिलना चाहिए। हम बिल्कुल चाहते हैं, और जाएं आप इंटरनेशनल लेवल पे हंगामा मचाएं, देखें क्या कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हम ये चाहते हैं। और हम तो ये भी कहना चाहते हैं इंडियन आर्मी से, जी, इंडियन आर्मी से भी, पैरामिलिट्री फोर्सेस से भी, कि भाई अब हम शहीद होने का मौका और शहीद होने का जो ये अवसर है, अब हम ये पाकिस्तान को देना चाहते हैं। जो कुछ होना था अब तक हो चुका, अब हम देश की सेवा जिंदा रहकर करेंगे। और अब जिन लोगों को हमें अपलिफ्ट करना है वो हबीबुल्लाह है। हबीबुल्लाह जैसे हजारों लोग जो आज कश्मीर में ये कहते हैं कि मैं मरते दम तक हिंदुस्तानी रहूंगा, मैं मरते दम तक हिंदुस्तान की कौम के साथ मिल के रहूंगा। ऐसे आदमियों का जब कोई टीवी चैनल दिखाता है तो हमारे कुछ पॉलिटिशियन पहुंच जाते हैं कि साहब ये तो नेगेटिव रिपोर्टिंग है। अब हमारा ये कहना है कि आतंकियों को इनको बहुत आराम से अब काबू करने के लिए एक रास्ता हमारे पास है, और वो रास्ता ये है कि जो आतंकवादी हैं या जो स्लीपिंग सेल हैं, उनके जो हिमायती हैं, उन हिमायतियों को सबसे पहले गिरफ्तार किया जाए। और हम जानते हैं वो हिमायती हमारे बीच में है, उन हिमायतियों को गिरफ्तार किया जाए, और पाकिस्तान में भी जो उनकी हिमायत करता है उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाए। तो ये तो पाकिस्तान से उम्मीद अब ज्यादा नहीं कर रहे कुछ? पाकिस्तान अगर इस उम्मीद पे कामयाब नहीं होता है तो हम उन्हें ये भी बता दें कि जब कोई उनका आदमी आतंकी गतिविधि करता है, वो बोलते हैं कि साहब ये तो ना तो ISI का था, ना तो ये फौज का था, ना तो ये पाकिस्तान का है, ये तो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। नॉन स्टेट एक्टर्स कोई अल्लाह मियाँ के यहाँ से बन के नहीं आते। हमारे यहाँ 60,000 जवानी में भरे हुए सिपाही हर साल रिटायर होते हैं, और अगर हमने उनको नॉन स्टेट एक्टर बना दिया तो वो जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में 35 तुम्हारे कैंप चल रहे हैं, उनको ध्वस्त करने में एक ही दिन लगेगा। सवाल ऐसा है कि हम इंतजार करते हैं, मौका देते हैं। वी हैव गिवन यू ए लूज रोप, नाउ इट इज अप टू यू, आइदर यू मेक यूज ऑफ इट और यू मेक ए नूज अराउंड योर नेक, बट द थिंग्स हैव कम टू such a stage that now action may be taken। नुसरत अमीन, अभी आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? जी पहुंच रही है। अब मेरा सवाल ये है, जिस तरीके से मेरे साथ एक और जर्नलिस्ट हैं, वो सवाल पूछ रहे थे कि कहीं पर भी कोई भी आतंकवादी मरे, ब्लैक डे पाकिस्तान में ही क्यों मनाया जाता है। मेरा अपना सवाल ये है कि एज अ जर्नलिस्ट, आप बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हो सकते हैं और हैं, लेकिन मेरा सीधा सा सवाल ये, अभी नवाज शरीफ कहते हैं कि उन पर दबाव है इसलिए ब्लैक डे मनाना पड़ रहा है, यानी आतंकवादी कोई मारा जाएगा और आपके ऊपर प्रेशर होगा तो आप ब्लैक डे मना डालेंगे? ये दबाव पब्लिक का है या आर्मी का है वहाँ की? हाँ, दबाव होता है, हुकूमतों पे दबाव होता है, गवर्नमेंट्स पे दबाव होता है। पाकिस्तान में कुछ ज्यादा ही नहीं है? मैं बोल लूं? जी बोलें। देखिए, चाहे हुकूमत तुर्की की हो, चाहे हुकूमत हिंदुस्तान की हो, चाहे पाकिस्तान की हो जी, इनके ऊपर कुछ ड्यू, अनड्यू, कुछ फेवरेट, कुछ अनफेवरेट दबाव होते हैं। मैं जाती तौर पे फर्ज कीजिए कि अगर मुझे थोड़ी देर के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाए पाकिस्तान का जी, तो, और मुझे इंडिपेंडेंटली सोचने के लिए छोड़ दिया जाता कि करना क्या है बुरहानुद्दीन की डेथ के बाद, तो देखें एहतजाज तो मैं भी करता,
ठीक है। अब ये सवाल के ब्लैक डे मनाना चाहिए था या नहीं, ठीक है, इस पे बहस कर लें। शायद ब्लैक डे ओवर रिएक्शन हो आपके ख्याल में, जी हो सकता है। मैं ब्लैक डे मनाने के लिए नहीं कहता, नवाज शरीफ ने कह दिया हो, लेकिन मौकफ मेरा वही है, मेरा मोटिव वही है जो नवाज शरीफ का है, वो ये कि आखिर भारत इस बात को क्यों नहीं मानता कि कश्मीर में एक अनरेस्ट की सिचुएशन, एक रेस्टलेसनेस की सिचुएशन मौजूद है। जी वहाँ पर एक रेजिमेंट है, वहाँ एक रिबेलियन है, और उसमें एक इस्लामिक नेशनलिस्ट मूवमेंट मौजूद है। चाहे वो फंडामेंटलिस्ट एलिमेंट्स के हाथों हो, चाहे वो इस्लामिक नेशनलिस्ट प्रोग्रेसिव लोगों के हाथ में हो, चाहे ना हो, चाहे वो ऑर्गेनाइज्ड हो या ना हो, वहाँ ये सब कुछ मौजूद है। तभी तो 32 अफराद मारे गए आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों। क्यों बाहर निकले थे वो? क्या बुरहानुद्दीन के दुश्मन थे इसलिए बाहर निकले थे? वो बुरहानुद्दीन के ना दोस्त थे ना दुश्मन थे। वो एक गलत कार्रवाई के खिलाफ एहतजाज करने बाहर निकले थे, और उनके अपने साथ बुरा हुआ। नहीं, ठीक है जी, नहीं नुसरत अमीन, वो तमाम लोग थे जिन्हें पाकिस्तान बहुत लंबे समय से भड़काने की कोशिश कर रहा है, जिसके लिए ISI पैसे भेजता है। ये वही तमाम लोग थे जो बुरहान वानी जैसे तमाम लोगों के इस तरह के आतंकवादियों के फॉलोअर्स हैं। अगर आपका स्टेटमेंट ये है, अगर आपका स्टेटमेंट ये है, तो मैं ये कहूंगा कि अगर पाकिस्तान इतना पावरफुल है कि वो बुरहान को पैदा करने के साथ साथ, सुन लीजिए मेरी बात, आप पहले सुन लीजिए मेरी बात, आप पहले जो बात तो करके चले वहां आते हैं पर पूरे कश्मीर को अपने हाथ में लेके वहां इतना लंबा एहतजाज करवा रहा है, और इतनी सिक्योरिटी फोर्सेस उस पर लगी हुई है, तो इसका मतलब है कि बाजी आप हार रहे हैं। हमारी हार दी छोड़िए, पहले ये बताइए आपने इस्लामिक नेशनलिस्ट मूवमेंट जिसको कहा है वो क्या चीज है? देखें, एक तो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म, मैं जाती तौर पे ये समझता हूं, दोनों को जरा एक्सप्लेन कीजिए क्या चीजें हैं ये इस्लामिक नेशनल मूवमेंट, क्या चीज है ये? यार एक्सप्लेन तो ही कर रहा हूं यार, आप बीच में बोल रहे हैं, बताइए। हाँ जी, एक चीज है इस्लामिक फंडामेंटलिज्म, यानी इस्लामी बुनियाद परस्ती, जिसमें आदमी इर्रेशनल स्ट्रगल करके चीजों को, लोगों को टारगेट करता है, एस्टैब्लिशमेंट्स को टारगेट करता है, ठीक है, जो ग्लोबली एक इशू बना हुआ है, ठीक है, एक बहुत बड़ा मसला है। उससे पाकिस्तान भी लड़ रहा है, उससे तमाम प्रोग्रेसिव फोर्सेस लड़ रही हैं दुनिया में, ठीक है। और एक है इस्लामिक नेशनलिज्म, कि दुनिया के किसी भी खित्ते में, चाहे वो क्रिश्चियन नेशनलिज्म हो, चाहे हिंदू नेशनलिज्म हो, चाहे इस्लामिक नेशनलिज्म हो, कि आदमी चाहे मजहबी ना हो, उसके रुझानात मजहबी नहीं है, उसकी अप्रोच जरूरी नहीं है कि रिलीजियस हो, लेकिन वो अपने हम मजहब लोगों की कम्युनिटी के ऊपर होने वाले जुल्म और जाति को सही या गलत असेस करने के बाद कोई स्ट्रगल करता है उनके तहफ्फुज के लिए। नुसरत अमीन, मुझे एक छोटे से ब्रेक ले रुकना होगा, एक सेकंड विजेंद्र जी, मुझे एक छोटे से ब्रेक ले रुकना होगा, ब्रेक के बाद तुरंत लौटेंगे इसी बात पर। पाकिस्तानी डेफिनेशन